हेलो दोस्तों, आर्टिकल 351 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य से जुड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और उसी क्रम में आज का ये वीडियो जो हिंदी साहित्य के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसको हम लोग जो उसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका विश्लेषण कर रहे हैं और उनको आसान तरीके से याद कर रहे हैं। तो उसी में आज का ये पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है जिसमें हिंदी भाषा का जो पहला चैप्टर मतलब कि भाषा विज्ञान जो इसमें पहला चैप्टर है उसे कंप्लीट कराया गया है और विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण बहुरूपी भाषा परिवार तक का जो पार्ट है उसमें कंप्लीट कराया गया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय आर्य भाषाएं जो है ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का मतलब है जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 1 ईस्वी से, तो उसके 2000 वर्ष पूर्व, यानी कि उल्टी गिनती चले तो जैसे कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 ईस्वी पूर्व, इस तरीके से। तो 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं रहीं। फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 रूप हैं, एक वैदिक और दूसरा लौकिक या संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है उसका समय है 2000 ईसा पूर्व से लेके 800 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत का है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा जो है उसका 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक समय है। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, एक पाली, दूसरी प्राकृत, तीसरी अभ्रंश। तो पाली, प्राकृत, अभ्रंश। पाली का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत का है और प्राकृत 500 से 1000 ईस्वी तक क्या है, अभ्रंश का समय है। फिर आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेके अब तक का समय है और इसमें जो है हिंदी भाषा आती है। तो भारतीय आर्य भाषाएं 3 प्रकार की हो गई, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन, एक आधुनिक। एक प्राचीन, एक मध्यकालीन, एक आधुनिक। प्राचीन आर्य भाषा में 2 प्रकार हो गए, वैदिक और लौकिक। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा में 3 प्रकार हो गए, पाली, प्राकृत, अभ्रंश। और पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं और अभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, प्रथम प्राकृत जो है वो पाली है, द्वितीय प्राकृत जो है वो प्राकृत है और तृतीय प्राकृत जो है वो अभ्रंश को कहते हैं। और आधुनिक आर्य भाषा जो है वो 1000 ईस्वी से लेके अब तक है। इसमें हिंदी भाषा की शुरुआत हुई आधुनिक आर्य भाषा में। तो और अभ्रंश और हिंदी के बीच की एक संक्रमणकालीन भाषा आती है जिसे अवहट्ट कहते हैं। तो इस तरीके से भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में समय जो सीमा है वो बताई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। अब जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उन्हीं के बारे में, मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी उनके बारे में है। तो इसको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा पेज जो है ये बेकार का ही है। इसमें मैं बता देती हूँ। देखिए, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी उसमें एक हो गई वैदिक संस्कृत और दूसरी हो गई लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वेद जो थे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो 4 जो वेद थे उनकी रचना वैदिक संस्कृत में हुई, इसीलिए उनके नाम पे वैदिक पड़ गया। और लौकिक संस्कृत तो वेदों के अलावा जितने भी ग्रंथ थे, महाभारत, रामायण,
या फिर जो उपनिषद थे, ये सब की रचना किस में हुई? लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत थोड़ी सी क्लिष्ट थी और लौकिक उससे थोड़ी सी सरल थी। तो वेदों की रचना जो हुई वैदिक संस्कृत में हुई, और इसके अलावा जितने भी ग्रंथ थे जैसे रामायण महाभारत, वो लौकिक संस्कृत में। तो इस पेज में बाकी पूछा नहीं जाएगा, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको काट सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ से देखते हैं। वैदिक संस्कृत जो है उसमें ध्वनियाँ हैं। तो जो धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी और कपिल देव द्विवेदी ने कितनी मानी है? वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। तो ध्वनियाँ मानी गई हैं 52, जिनमें 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। किसमें? वैदिक संस्कृत में। और वैदिक जो स्वर हैं उनको छंदस, छांदस या वैदिकी कहते हैं। फिर बाकी इसमें मूल स्वर हैं आ, आ, ई, उ, री, ली, और संयुक्त स्वर हैं ए, ओ, ए, औ। तो ए जो है वो आ और ई से मिलके बना है। फिर ऐसे ही आ और ए से मिलके आय बन गया है। ऐसे ही आ और ऊ मिलके जो है वो ओ बनता है, और आ प्लस ओ मिलके औ बनता है। तो इस तरीके से ये क्या है? संयुक्त स्वर हो गए। ये किसी न किसी स्वर से मिलके बने। और मूल स्वर कौन से हैं? ये आ, ई, उ, री और ली। फिर बताया गया है अल्प प्राण और महाप्राण। तो जो अल्प प्राण होते हैं उनको एक मिनट, हाँ, तो अल्प प्राण जो होते हैं उन जैसे कि वर्ग बांटे गए हैं, ये का, खा, गा, घा, इनको इस तरीके से वर्गों में बांटा जाता है। जो पहला अक्षर आता है उसके नाम पे वो वर्ग होता है। जैसे कि ये का वर्ग हो गया, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर ये चा वर्ग हो गया, चा, छा, जा, झा, इया। ऐसे ही ये टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता वर्ग ये हो गया, और ये पा वर्ग। और इसमें इस तरीके से खड़ी लाइनें काट दी जाएं तो ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है ये अघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष या फिर घोष होते हैं। और जो पहला है, तीसरा है और पांचवा है, ये अल्प प्राण होते हैं। फिर ये जो दूसरा और चौथा होता है ये महाप्राण होते हैं। तो जैसे कि का, गा और अंगा जो है ये अल्प प्राण है, और वहीं खा और गा जो है ये महाप्राण है। तो 1, 3, 5 ये जो विषम है ये अल्प प्राण हो गए, और वहीं पे जो 2 और 4 है ये सम वाले, ये महाप्राण हो गए। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। महा में 1, 2, 3, 4 शब्द हैं, 4 अक्षर हैं। वैसे ही 2 और 4 ये भी दोनों सम हैं। और अल्प में 5 है, यानी कि ये विषम है, तो 1, 3, 5 तो ये विषम। इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर वैदिक संस्कृत की विशेषताएं देखी जाएं तो वैदिक संस्कृत जो है वो श्लिष्ट योगात्मक है। इसमें संगीतात्मक और बलात्मक दोनों स्वराघात हैं। फिर वैदिक संस्कृत में 3 लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होता है। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और 8 विभक्तियाँ होती हैं। फिर इसमें जो धातु रूप होते हैं आत्मनेय और परस्मय पदों में चलते हैं। कुछ धातुएं उभयलिंगी होती हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वंद्व समास ही मिलते थे। फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें कहा गया है, इस पेज में कहा गया है कि वैदिक संस्कृत में काल और भाव क्रियार्थ मिलकर 10 प्रकार की क्रियाएं थीं। 4 काल 6 भाव थे। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा इतना। फिर
ये भी छोड़ देते हैं, इतना डीप नहीं पढ़ना है। हिंदी पढ़नी हम लोगों को, संस्कृत के बारे में नहीं पूछा जाएगा इतना। लौकिक संस्कृत देखते हैं। तो लौकिक संस्कृत में वही जो वैदिक संस्कृत थी उसमें 52 ध्वनियाँ थीं, अब लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ बची। और क्या हो गया, इसमें कुछ खास है नहीं, बस अष्टाध्यायी जो पाणिनि की थी वो उसमें इसी भाषा का विवेचन किया गया है। तो अष्टाध्यायी की पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है वो उसमें लौकिक संस्कृत का विवेचन है। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा आ जाते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय कितना है, तो वो है 800 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो इसमें देखते हैं, ईस्वी पूर्व नहीं होना चाहिए, ईस्वी तक होना चाहिए, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व फिर 1000 ईस्वी पूर्व, ये जो सरस्वती पांडे में है ये मिसप्रिंट है। इसको 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक होना चाहिए। तो मध्यकालीन आर्य भाषा, उसमें पाली को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। तो पाली का अर्थ है बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। यानी कि जो ये बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में थे, और जो बौद्ध धर्म के 3 त्रिपिटक हैं उनकी रचना हुई है पाली भाषा में। जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हैं, इनकी रचना हुई है पाली भाषा में। और पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। फिर बाकी का छोड़ा जा सकता है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं उनके नाम दिए गए हैं, तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। विनय पिटक में क्या है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक के बारे में भी नहीं, ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ से देखते हैं। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्टकथा साहित्य, मिलिंद पन्नो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी कि पाली भाषा में केवल त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ के जो त्रिपिटक थे उनके अलावा अट्टकथा साहित्य, मिलिंद पन्नो, दीपवंश और महावंश आदि ग्रंथ भी मिलते हैं। और इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है, इनको पढ़ के पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था, अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक विस्तारित था। फिर अट्टकथा साहित्य के प्रणेता हैं बुद्धघोष। तो पूछा जाए अट्टकथा साहित्य के प्रणेता कौन है, तो बुद्धघोष हैं, और उनका समय कितना था, 5वीं शताब्दी था। फिर बुद्धघोष कृत विशुद्धि मार्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। बुद्धघोष कृत विशुद्धि मार्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। फिर पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ हैं। पाली के 3 विद्वान हुए हैं, एक कच्चायन, एक मोगलान और सद्धनित। तो कच्चायन मोगलान का नाम इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो कच्चायन और मोगलान पाली से संबंधित हैं। और सद्धनीति, ये 3 ग्रंथ है। कच्चायन ने कच्चायन व्याकरण लिख दिया, मोगलान ने मोगलान व्याकरण और सद्धनीति। तो कच्चायन का समय जो है वो 7वीं शती है, यानी कि 7वीं शताब्दी में ये थे कच्चायन। और के रचयिता कौन है, कच्चायन व्याकरण के रचयिता कौन है, महाकच्चायन, जो कि ये पाली की व्याकरण का सर्वप्राचीन ग्रंथ है। क्या है, कच्चायन व्याकरण 7वीं शताब्दी में लिखी किसने, महाकच्चायन ने लिखी, और ये पाली भाषा का सर्वप्राचीन व्याकरण ग्रंथ है। फिर कच्चायन व्याकरण को कच्चान ग्रंथ या सुसंधि कप भी कहते हैं। इसके बारे में अभी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर मोगलान व्याकरण के रचयिता कौन है, मोगलान है। तो पाली के 2 विद्वान, एक कच्चायन, एक मोगलान। तो मोगलान ने कौन सी लिखी, मोगलान व्याकरण लिखी।
इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी। और ये श्रीलंका के थे, ये सब छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दें। शब्द नीति व्याकरण जो है, शब्द नीति व्याकरण 1154 ईस्वी में। इसके रचयिता कौन है? बर्मी भिक्षु अंगवंश थे। शब्दनीति व्याकरण के रचयिता कौन है? बर्मी भिक्षु अंगवंश थे। और अंग पंडित तृतीय भी कहलाते हैं यही। फिर बाकी शब्दनीति के बारे में भी मत पढ़िए, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पाली की व्युत्पत्ति कैसे शब्दों से हुई है ये तो उदयनाथ तिवारी पा इन ली मिलके पाली बने हैं। कौशाम्बी ने कहा है पाल से पाली बना है। भिक्षु साहित्य पाठ पाल पाली ऐसे ये लेकिन पूछा नहीं जाना चाहिए। फिर देखा जाए पाली भाषा का क्षेत्र, तो पाली भाषा का क्षेत्र जो है श्रीलंकाई बौद्ध और चाइल्डर्स ने माना है कि मगध था। मगध क्या था? बिहार के आसपास का जो क्षेत्र था, जैसे कि ये भारत है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे बिहार, तो बिहार का इतना जो क्षेत्र था ये मगध था। तो कहा जा रहा है कि पाली जो है मगध के क्षेत्र की भाषा थी। फिर जो स्टैनकोल्ट और वेस्टरगार्ड हैं, इन्होंने कहा है कि उज्जैनी या विंध्य क्षेत्र की, मतलब कि अगर ये भारत है तो श्रीलंकाई बौद्ध चाइल्डर्स ने कहा कि मगध की भाषा थी, यानी कि इस जगह पर बोली जाती थी। वेस्टरगार्ड और स्टैनकोल्ट का कहना था कि उज्जैनी या फिर विंध्य क्षेत्र की भाषा थी, यानी कि वो इस जगह की भाषा हो गई। वेस्टरगार्ड और स्टैनकोल्ट का कहना है। फिर गियर्सन और राहुल ने माना कि वो मगध की भाषा थी। फिर ओल्डेन और वर्ग ने माना कि ये कलिंग की भाषा थी, कलिंग उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र। फिर डेविडल ने माना कि ये जो है वो कौशल जो कि इस जगह पे होना चाहिए, तो यहाँ की भाषा थी। फिर सुनीति कुमार चटर्जी ने माना कि मध्य देश की भाषा थी, मध्य देश इस जगह पे फैला था। फिर देवेंद्र नाथ शर्मा ने माना कि जो देवेंद्र नाथ शर्मा है उन्होंने माना कि मथुरा के आसपास की भाषा थी, मथुरा इस जगह पे फैला है। उदयनाथ तिवारी ने माना मध्य देश की बोली थी, तो यहाँ। तो इस तरीके से, वैसे ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। एक सुनीति कुमार चटर्जी का नाम पूछ सकते हैं, गियर्सन का नाम पूछ सकते हैं। तो गियर्सन ने माना कि मगध की भाषा थी, सुनीत कुमार चटर्जी ने माना कि मध्य देश की भाषा थी। फिर सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा को जो है मध्य प्रदेश की बोली के रूप में स्वीकार किया। अब पाली में वर्ण कितने हैं? तो जो कचायन थे, इन्होंने 41 मानी है, वहीं मोगलान ने 43 मानी है। तो कचायन ने 41 मानी और मोगलान बाद में आए थे तो उन्होंने 43 मानी है। तो कचायन जो थे इन्होंने 8 स्वर और बाकी 33 व्यंजन माने थे। 8 स्वर 33 व्यंजन और कुल जो ध्वनियाँ थी वो 41 मानी थी। वहीं मोगलान ने 10 स्वर और 33 व्यंजन माने। तो पाली में 41 ध्वनियाँ मानी, किसने मानी? कचायन ने मानी, जिनमें 8 स्वर 33 व्यंजन थे। वहीं पे मोगलान ने 43 मानी, जिनमें 10 स्वर और 33 व्यंजन माने। फिर बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही बता दिया जो वही लिखा है यहाँ पे। अब पाली की विशेषताएं देखते हैं। तो पाली जो है इसमें अनुस्वार पाली की स्वतंत्र ध्वनि है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अनुस्वार जो है वो पाली की स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पाली वैयाकरण ने निगहित नाम से अभिहित किया। ठीक। फिर टर्नर के अनुसार पाली में वैदिकी की भांति संगीतात्मक और बलात्मक दोनों स्वराघात थे। गियर्सन ने माना और भोलानाथ तिवारी ने माना कि बलात्मक स्वराघात, मतलब गियर्सन और भोलानाथ तिवारी ने पाली में बलात्मक स्वराघात माना। जूल ब्लॉक थे, इन्होंने कोई भी स्वराघात नहीं स्वीकार किया। फिर पाली में
3 लिंग, 3 वाच्य और 2 वचन। यानी कि पहले संस्कृत में क्या था, 3 वचन थे, लेकिन पाली में 2 ही वचन रह गए, एक वचन और बहुवचन। फिर पाली में द्विवचन नहीं होता है, यही लिखा है। फिर पाली में हलंत रहित, पाली जो है वो हलंत रहित है, इसमें 6 कारक हैं, 8 लकार हैं और 8 गणयुक्त भाषा है। फिर प्रथम प्राकृत यानी कि पाली के अंतर्गत अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा शिलालेखी प्राकृत है, क्योंकि अभिलेख जो हैं वो प्राकृत में पाली में लिखे गए थे, पाली राजभाषा थी और उसमें लिखे गए शिलालेख, इसलिए इसको शिलालेखी प्राकृत भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्राकृत भाषा पे। प्राकृत भाषा पे आ जाते हैं। तो प्राकृत जो है मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत कहते हैं। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। प्राकृत प्राचीनतम जनभाषा है, एक पॉइंट, प्राकृत जो है प्राचीनतम जनभाषा है। फिर नेमी साधु जो थे, इन्होंने कहा है प्राक पूर्व कृत प्राकृतम, यानी कि जो प्राकृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि इसका अर्थ है पहले की बनी हुई भाषा। जो पहले से बनी हुई भाषा थी वो है प्राकृत। तो जो भाषा मूल से चली आ रही है उसका नाम प्राकृत है। नाम प्राकृते आगतम प्राकृतम, नाम प्राकृते मतलब कि जो पहले से चली आ रही है भाषा वो प्राकृत है। नामी साधु ने काव्यालंकार की टीका में लिखा है प्राकृतेति सकल जगत जंतुना व्याकरणादि मिर्नाहत संस्कार सहजो वचन व्यापारा प्रकृति प्रकृत तत्र भवा सेव व प्राकृतम, यानी कि सकल जगत के जंतुओं के व्याकरण आदि संस्कारों से रहित सहज वचन व्यापार को प्रकृति कहते हैं। उससे उत्पन्न अथवा वही प्राकृत है। फिर यहाँ पे कुछ पढ़ने लायक नहीं है। फिर दूसरी प्राकृत की उत्पत्ति का जो इस मत है वो है प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। एक हो गया कि प्राकृत जो है प्राचीन जनभाषा है और दूसरा प्राकृत की उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुई है। फिर प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम, ये कहा है हेमचंद्र ने, यानी कि प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वो प्राकृत है। प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वो प्राकृत है, ये हेमचंद्र का कहना है। फिर प्रकृति संस्कृतम तत्र भव प्राकृत मुच्यते, यानी कि प्रकृति या मूल संस्कृत है उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं, ये मार्कंडेय ने कहा है। फिर प्राकृतस्य सर्वमेव संस्कृत योनि, अर्थात प्राकृत की जननी संस्कृत है, ये वासुदेव ने कहा है। ये तो यही मत हैं, ये पूछे नहीं जाएंगे। फिर देखें तो द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द्वितीय प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं और इस भाषा में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में विचार किया। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विचार जो है वो इसी भाषा में किया है। फिर भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की है। अब वो कौन कौन सी हैं तो देखा जाए तो मुख्य प्राकृत हैं मागधी, अवंतिजा, प्राच्या, सूरसेनी, अर्धमागधी, बहली, दक्षिणात्य या महाराष्ट्री। और गौड़ विभाषा है साबिरी, अभीरी, चांडाली, सचरी, द्रविड़ी, उद्रजा, वनेचरी। फिर आगे देखा जाए तो प्राकृत व्याकरणों में सर्वप्रथम वररुचि जो थे वो 7वीं शताब्दी के हैं। इनका व्याकरण ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। तो वररुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखा, कब लिखा? 7वीं शताब्दी में लिखा।
और वररुचि के प्राकृत प्रकाश में प्राकृत के 4 भेद हैं। प्राकृत भाषा के वररुचि ने 4 भेद बताए, एक महाराष्ट्री, दूसरा पैसाची, तीसरा मागधी, सौरसेनी। तो प्राकृत वैयाकरणों में सर्वप्राचीन कौन है? सर्वप्रथम वररुचि थे। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश लिखी। प्राकृत प्रकाश में प्राकृत के 4 भेद बताए गए, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी, सौरसेनी। फिर हेमचंद्र जो है, हेमचंद ने लिखा प्राकृत व्याकरण, और प्राकृत व्याकरण में इन्होंने भाषा के 3 और भेदों की चर्चा कर दी। मतलब कि जो वररुचि थे इन्होंने 4 तो बताए थे भेद, हेमचंद्र ने 3 और जोड़ दिए। उनमें थे एक आर्षी जिसे अर्धमागधी कहते हैं, चूलिका पैसाची, और एक अभ्रंश। फिर हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। जैसे पाणिनि संस्कृत में इन्होंने लिखा था, वैसे ही हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहते हैं, और इन्होंने द्वयाश्रय काव्य की रचना की। फिर हेमचंद्र की चूलिका पैसाची को ही दंडी ने भूत भाषा कहा है। ये पूछा जा सकता है, हेमचंद की चूलिका भाषा को दंडी ने भूत भाषा कहा है, और हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहते हैं। हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की रचना की। तो द्वयाश्रय काव्य की रचना किसने की? हेमचंद्र ने की। फिर नेक्स्ट पेज, महाराष्ट्री को प्राकृत वैयाकरणों ने आदर्श, परिनिष्ठित, मानक, प्राकृत माना है। यानी कि महाराष्ट्री को जो है परिनिष्ठित और मानक भाषा माना था किन्होंने? वैयाकरणों ने। फिर हॉर्नले के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ है महान राष्ट्र की भाषा। इसके अंतर्गत महान राष्ट्र के अंतर्गत राजपूताना, मध्य प्रदेश आदि आते थे। जॉर्ज गियर्सन और जूल ब्लॉक ने महाराष्ट्री से मराठी की उत्पत्ति मानी है। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत भाषा का भेद महाराष्ट्री से किया है। भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत को महाराष्ट्री से जोड़ा। ठीक। फिर अवंती और वहलीक ने, ये दोनों भाषाएं महाराष्ट्री भाषा से अंतर्भूत हैं। बाकी पूछा नहीं जाना चाहिए, महाराष्ट्री भाषा से कोई मतलब है नहीं। वैसे आ जाते हैं सौरसेनी प्राकृत पर। सौरसेनी प्राकृत मूलतः सूरसेन या मथुरा के आसपास की बोली थी। यानी कि सूरसेन या मथुरा एक ही जगह का नाम था, तो वहाँ की जो आसपास की बोली थी उसे सौरसेनी प्राकृत कहते हैं। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर है, और डॉक्टर पिशेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। सौरसेनी क्या थी? नाटकों के गद्य की भाषा थी। आचार्य भरत मुनि ने लिखा, सौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्य तु नाटके। फिर सौरसेनी प्राकृत का आधार भिन्न भिन्न बताया गया है। जैसे कि वररुचि ने संस्कृत, राम शर्मन ने महाराष्ट्री, पुरुषोत्तम ने संस्कृत और महाराष्ट्री माना। फिर वररुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। वररुचि ने सौरसेनी प्राकृत को प्राकृत भाषा का मूल माना है। फिर पैसाची प्राकृत को पैसाचिका, पैसाचकी, ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, भूत वचन, भूत भाषित आदि नामों से पुकारा जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। जॉर्ज गियर्सन ने पैसाची भाषी लोगों का आदिम वास स्थान उत्तर पश्चिम पंजाब, अफगानिस्तान को माना। इसे दरद से प्रभावित मानते हैं। दरद का मतलब होता है पर्वत। फिर लक्ष्मीधर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ षड्भाषा चंद्रिका में राक्षस, पिशाच, नीच पात्रों की भाषा के लिए पैसाची भाषा का प्रयोग बतलाया। मतलब कि जो राक्षस, पिशाच और नीच लोग थे उनकी भाषा कौन सी थी? पैसाची थी। फिर मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व में कैकेयी पिशाची, सौरसेन पिशाची और पांचाल पिशाची, इन 3 प्रकार के पैशाची भाषाओं का नामकरण किया। ये पूछा नहीं जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। इनके बारे में पूछा नहीं जाना चाहिए, ये पन्ना हटा दीजिए। अभ्रंश भाषा के बारे में पढ़ते हैं। अभ्रंश भाषा को तृतीय प्राकृत कहते हैं। अभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। अभ्रंश क्या है? इसको तृतीय प्राकृत कहते हैं। ये
मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, क्योंकि मध्य के बाद शुरू हो गया आधुनिक, और इसके बीच में कौन सी आएगी? अपभ्रंश। तो विद्वानों ने अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा है, क्योंकि ये मध्य और आधुनिक के बीच में आ रही है, इसलिए संधिकालीन हो जाएगी। जैसे प्रातः जो दिन है और रात के बीच में संध्या आती है, ऐसे ही जो मध्य है और आधुनिक है इनके बीच में संधिकालीन कौन सी होगी? अपभ्रंश भाषा हो जाएगी। फिर भर्तृहरि के वाक्य पदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याध ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत भ्रष्ट अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। भर्तृहरि ने क्या कहा कि जो व्याध ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों की जो भाषा बनी वो अपभ्रंश भाषा थी। फिर भर्तृहरि ने क्या कहा है? शब्द संस्कारहीनो यो गौरीति प्रयुज्यते तम अपभ्रंश मिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम। व्याधि के अनुसार व्याधि की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्म संग्रह था, जो दुर्भाग्यवश समाप्त हो गया या नष्ट हो गया होगा। फिर देखा जाए तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। ये पूछा जाता है अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला? पतंजलि के महाभाष्य में। फिर उसमें इन्होंने अपभ्रंश को अपशब्द कहा है। ठीक। फिर अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण क्या हैं? नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा है जिसमें। फिर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंद ने 6वीं शताब्दी के अपने प्रकृत लक्षण ग्रंथ में किया। फिर रामचंद्र शुक्ल कहते हैं अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुह्यसेन को विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है रामचंद्र शुक्ल का कि अपभ्रंश नाम सबसे पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। फिर भामा ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। फिर आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को नाना की भाषा कहा है। ये इम्पोर्टेंट कथन है कि किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को राणा की भाषा कहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भी कहा है। तो दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर कहा है। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, पटमंजरी, अवहट, औहट, अवहट आदि नामों से पुकारा है। तो अपभ्रंश के अनेक नाम हैं, विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, पटमंजरी, ये सब क्या है? अपभ्रंश के नाम हैं। फिर नमी साधु जो थे उपनागर आभीर ग्राम्य कहा, मार्कंडेय ने नागर उपनागर व्राचड़ कहा, याकोबी ने पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी उत्तरी, याकोबी जो है इन्होंने दिशाओं के नाम पे लिख दिया। तागरे ने पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी भेद बता दिए। नामवर सिंह ने पूर्वी और पश्चिमी भेद बताए। सुनीति कुमार चटर्जी जो हैं अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति मानना है। अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति मानना है, जो कि 6वीं से लेकर 11वीं सदी के तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश का रूप रहा होगा, ये इन्होंने कहा है। फिर देखा जाए तो अपभ्रंश में ध्वनियाँ कितनी हैं? ये अपभ्रंश में ध्वनियाँ जो हैं उदय नारायण तिवारी ने बताया है 40 वर्ण हैं, जिनमें 10 स्वर और 30 व्यंजन हैं। तो अपभ्रंश में कुल 40 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 10 स्वर और 30 व्यंजन हैं।
इसके अलावा ध्यान देने लायक कुछ नहीं है। फिर अपभ्रंश की विशेषता है कि ये ऊकार बहुल है, वियोगात्मक हो रही थी। अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा। अपभ्रंश में दो वचन, एक वचन और बहुवचन। अपभ्रंश में भी क्या है, दो वचन है, दो लिंग है। अवहट्ट अपभ्रंश के बाद जो भाषा बनी उसे अवहट्ट कहते हैं, ठीक है। और सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी अवहट्ट को कहा है। तो जैसे मध्यकालीन और आधुनिक के बीच अपभ्रंश संधिकालीन भाषा थी, वैसे ही अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच में अवहट्ट थी। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलता है। अब आधुनिक आर्य भाषा आ गई। आधुनिक आर्य भाषा को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।